हाँ जी, तो टॉपिक है डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल और अ लैटिस। ठीक है, तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी बेसिकली होती है क्या? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना। ये तो बेसिक है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर मैं डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल निकाल रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। करेक्ट। अब मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालेंगे आप? ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए अगर हम यूनिट सेल में जितने एटम्स होते हैं उसे मास ऑफ वन एटम से डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो एफसीसी के अंदर टोटल 4 एटम्स आते हैं, करेक्ट। और अगर हमें एक एटम का मास पता हो, मास ऑफ वन एटम इनटू नंबर ऑफ एटम्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, नाउ डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं रो सिंबल से। ठीक, मास ऑफ वन एटम कैसे निकाला जा सकता है? किसी भी चीज के एक एटम का मास कैसे निकाला जा सकता है? आपको पता है किसी भी चीज के वन मोल में, वन मोल of anything has 6.022 into 10 to the power 23 atoms, correct? ये पता है आप लोगों को। And Yes. one mole is also equal to molar mass। ठीक है, तो आपको एक मास में कितने एटम्स होता है वो पता चल गया। तो अगर आप मोलर मास को नंबर ऑफ एटम्स यानी एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो, जैसे कार्बन का मोलर मास होता है 12 ग्राम। ठीक है, यानी वन मोल का मास 12 ग्राम है और उस 12 ग्राम में कितने एटम है? 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम, सॉरी 10 टू द पावर 23 एटम्स। तो बेसिकली आपने 12 ग्राम में कितने एटम्स होते हैं उससे उसे डिवाइड कर दिया। जब आपने उसको उससे डिवाइड किया तो आपको क्या मिल जाएगा? मास ऑफ वन एटम मिल जाएगा कि नहीं? ठीक है, हमारे समझ में आई ये बात? यस सर। तो अगर हम मोलर मास को एवोगाड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? मास ऑफ वन एटम मिल जाएगा किसी भी चीज का। और नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं ये किसके बराबर होते हैं? ये होता है जेड वैल्यू किसी भी यूनिट सेल की। रैंक ऑफ यूनिट सेल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो होता है वो किसके बराबर होगा? वो ए क्यूब के बराबर होता है। ये भी हमने कर लिया पैकिंग एफिशिएंसी के अंदर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसे और सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ये आ गया आपका। मोलर मास को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लो, जेड जेड आ जाएगा, ए क्यूब सॉरी एन ए एवोगाड्रो नंबर इनटू ए क्यूब। ये फॉर्मूला बन गया फाइनल डेंसिटी का। ठीक है, बस इसमें याद रखना है, क्या क्या याद रखना है आपको? डेंसिटी का यूनिट और ए का यूनिट सिमिलर होना चाहिए। डेंस एन ए का कोई यूनिट नहीं होता, जेड का कोई यूनिट नहीं होता, और मोलर मास का यूनिट ये मैच करने चाहिए यूनिट्स। ठीक है, कैसे? डेंसिटी अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है, जो कि ज्यादातर होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, तो एज लेंथ सेंटीमीटर में आनी चाहिए नॉर्मली। अब देखो एज किसकी एज लेंथ की बात कर रहे हैं हम? यूनिट सेल की एज लेंथ की। यूनिट सेल तो बहुत छोटी सी चीज है ना बेसिकली। अगर एटम से बना हुआ है तो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो इसकी एज लेंथ नॉर्मली पीकोमीटर में होगी, नैनोमीटर में होगी या एंगस्ट्रॉम में होगी। अब नॉर्मली जब तुम कन्वर्ट करते हो तुमने याद कर रखे हैं मीटर में कन्वर्ट करने के यूनिट। जैसे पीकोमीटर के लिए याद कर रखा है 10 टू द पावर -12 मीटर। लेकिन तुम्हें नॉर्मली मीटर में कन्वर्ट नहीं करना होगा, यहाँ पे सेंटीमीटर में करना होगा। तो 10 टू द पावर -12 की जगह क्या आ जाएगा? 2 यूनिट कम कर दो, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, एंगस्ट्रॉम आपने याद कर रखा है 10 टू द पावर -10 होता है। तो 10 टू द पावर -10 की जगह क्या हो जाएगा? 10 टू द पावर -8 हो जाएगा जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, नैनोमीटर आपने याद रख रखा है 9, तो 9 की जगह -7 हो जाएगा जब आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। तो ये याद रखना। ठीक है, तो अगर डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में है तो एज लेंथ सेंटीमीटर में आएगी, और मोलर मास नॉर्मली जो ग्राम पर मोल होता है वही रहेगा। इससे कंफ्यूज मत होना अगर कहीं भूल गए हो। ये यही यूनिट होता है नॉर्मली मोलर मास।
तो जो है वही रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारी डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में आ जाए, ये भी कभी कभार हो सकता है, रेयरली होता है बट हो सकता है, तो एज लेंथ फिर मीटर में ही करोगे। यानी नॉर्मल जो कन्वर्जन करते थे, पिकोमीटर का 10⁻⁻12 ही आएगा, एंगस्ट्रॉम का 10⁻⁻12 ही आएगा, -10 आएगा, नैनोमीटर का 10⁻⁹ आएगा। और मोलर मास फिर तुम्हें ग्राम पर मोल की जगह केजी पर मोल करना पड़ेगा। ठीक है, केजी पर मोल यानी कि जो भी मोलर मास है उसे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लो अगर आयरन का मोलर मास है 56, तो आपको उसे 1000 से डिवाइड करके 0.056 लेना पड़ेगा केजी पर मोल। ठीक है, कार्बन का मोलर मास है 12, तो उसे 1000 से डिवाइड करके 0.012 लेना पड़ेगा। तो ये यूनिट्स याद रखना बस। ठीक है, डेंसिटी में। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। डेंसिटी में बहुत सिंपल सिंपल सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, तो वी विल डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का इंटेक्स क्वेश्चन 18 है। एन एलिमेंट विद अ मोलर मास ऑफ 2.7 × 10⁻⁻2 kg पर मोल। देखो इन्होंने ऑलरेडी मोलर मास को किलोग्राम पर मोल में कन्वर्ट करके आपको दे रखा है। मैंने बताया था कि मोलर मास जो है वो ग्राम पर मोल से केजी पर मोल में किया जा सकता है। तो 2.7 × 10⁻⁻2 kg पर मोल। ठीक है, उसके बाद दे रखा है forms a cubic unit cell with edge length दे रखी है 405 पिकोमीटर। ठीक है, इफ द डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं या कहीं पे डी से करते हैं तो आप डी से कर लेना। 2.7 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो मीटर में दे रखा है, देखो डेंसिटी पर मीटर क्यूब में है, तो हम 405 पिकोमीटर को भी मीटर में ही कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 पिकोमीटर के लिए क्या लगाते हैं, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए -12। तो ये आपने कन्वर्ट कर दिया मीटर में। उसके बाद व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिट सेल। अब नेचर ऑफ यूनिट सेल का मतलब क्या है, कौन से टाइप का यूनिट सेल है, सिंपल क्यूबिक है, बॉडी सेंटर्ड है, या फेस सेंटर्ड है। ठीक है, तो वो कैसे पता लगाएंगे, वो हम पता लगा सकते हैं जेड की वैल्यू निकाल, बेसिकली जेड की वैल्यू निकाल। अगर कभी भी क्वेश्चन जेड की वैल्यू निकालने का आता है ना, तो दैट विल बी द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। सिंपलेस्ट एज इन कि इट विल रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट ऑफ कैलकुलेशंस, बिकॉज जेड की वैल्यू कैन आइदर बी 1, 2 और 4। इसी में से कुछ ना कुछ आंसर आना है आपका। तो आपको एक्यूरेट वैल्यू निकालने की जरूरत भी नहीं है, जो भी आपके आंसर क्लोज आ रहा हो ना, बस वही लिख देना और ब्रैकेट में अप्रोक्सीमेट लगा देना। फॉर एग्जाम्पल मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है mz मोलर मास इंटू जेड Na एंड ए क्यूब। तो मोलर मास आपको दे रखा है 2.7 × 10⁻⁻²। जेड की वैल्यू आपको निकालनी है, और Na हो गया 6.022 × 10⁻23, और ए क्यूब हो गया 405 × 10⁻⁻12 का होल क्यूब। ठीक है, नाउ और डेंसिटी आपको दे रखी है 2.7 × 10⁻³ इक्वल्स 2.7 × 10⁻⁻2। z निकालना है, डिवाइडेड बाई 6.022 × 10⁻23। 405 का क्यूब करना है, और 10⁻⁻12 का क्यूब क्या हो जाएगा, -36। 2.7 से 2.7 कैंसिल हो गया। z निकालने के लिए आपको 405 का क्यूब चाहिए, 6.022 × 10⁻, अच्छा 10⁻23 और 10⁻36 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, सॉरी मल्टीप्लाई, हाँ मतलब 10⁻⁻36 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 7 इधर से बचा, 6 इससे, 7 और 6 13, 10⁻⁻13 बचेगा इसमें से। ठीक है, और 405 का क्यूब कितना होता है, 405 का क्यूब 66430, 66430,125। ठीक है, काफी बड़ा सा नंबर आ रहा है, बट दिस इज द क्यूब।
एंड डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2 था, तो ये इसे भी हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे। ये आपका कैंसिल हो गया, 10⁻11 बन जाएगा। ठीक है, नाउ यू कैन मेक इट वे इजियर। अच्छा, 10⁻3 भी तो बचा हुआ है इधर। हाँ, 10⁻3 भी बचा हुआ है, तो ये 10⁻−8 हो जाएगा एक्चुअली। -8 हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको 10⁻−8 को इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, एंड लेट्स मेक इट 6.022 इंटू 10⁻−8 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया इस नंबर में, तो ये 0.66 बन गया। बस हम आगे का पूरा नंबर इग्नोर कर रहे हैं, क्यों, हमें बहुत एक्यूरेट, अगर चाहो तो 4 डेसिमल प्लेस ले लो, बाकी लेने की जरूरत नहीं। बस अब मल्टीप्लाई कर दो 6.022 को 0.6643, तो आपका आंसर अप्रोक्सीमेटली 4.0004 आएगा। ठीक है, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 4। अब ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दिया 4.0004। आप अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल लेना। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आंसर आपका आएगा 4, अप्रोक्स 10, और 4 किसका होता है, FCC का। देयरफॉर इट इज अ फेस सेंटर्ड सेल, FCC। तो क्वेश्चन नंबर 13 बता देता हूँ, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 हम ट्राई कर रहे हैं। तो नियोबियम क्रिस्टलाइज इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। अगर BCC स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसका मतलब Z की वैल्यू कितनी है, 2। तो फॉर BCC Z इज इक्वल्स टू 2। उसके बाद बोला है बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर में डेंसिटी दे रखी है आपको 8.55 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान देना, पर सेंटीमीटर क्यूब में है इस बार, तो जो एज लेंथ निकल कर आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी। और कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस, रेडियस निकालने के लिए बोल रहा है, एज लेंथ नहीं बोला। लेकिन रेडियस बिना एज लेंथ के आ ही नहीं सकता, क्योंकि रेडियस तो होता नहीं फॉर्मूले में, तो आपको बेसिकली एज लेंथ ही निकालनी पड़ेगी पहले, तभी रेडियस निकल पाएगा। और एटॉमिक मास दे रखा है 93U। अब 93U ले लो या 93 ग्राम पर मोल ले लो, क्योंकि बात एक ही है ना, वैल्यू तो सेम होती है। तो अगर एटॉमिक मास दे रखा है तो मोलर मास 93 ही होगा, बट ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आपका आ गया सारा। डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं, तो डेंसिटी का फॉर्मूला लगाते हैं mZNA³ डेंसिटी 8.55, M 93, Z है 2, Na 6.022 इंटू 10⁻23, और A आपको निकालना है, तो A³ एज इट इज आ गया। फॉर्मूला बन गया A³ इक्वल्स 93 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, 8.55। और फिर लास्ट में इसका क्यूब रूट किया जाए, 93 इंटू 2 divided by 6.022 divided by 8.55, तो ये आ रहा है 3.612 इंटू 10⁻⁻23। ठीक है, 23 का क्योंकि क्यूब रूट निकालना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस डेसिमल को आगे बढ़ा देता हूँ, 36.12। इनफैक्ट एक दो डेसिमल और लेने पड़ेंगे हमें, 124, तो ये 36.124 इंटू 10⁻⁻24 कर दिया। डेसिमल को मैंने एक प्लेस आगे शिफ्ट कर दिया, ताकि जो मेरा नंबर है, ये जो 23 को 24 कर रहा है, ताकि ऐसा नंबर आ जाए विच इज डिविजिबल बाई 3। वाई वाई आई एम गेटिंग समथिंग डिविजिबल बाई 3, क्योंकि मुझे क्यूब रूट निकालना है। अब इस चीज का क्यूब रूट निकालना आसान हो जाएगा। क्यूब रूट को तुम चाहे ऐसे करके लिख दो यहाँ पे 3, या फिर ओवरऑल ब्रैकेट लगा के पावर 1/3 लिख दो, बात एक ही। ठीक है, तो 24 का क्यूब रूट हो जाएगा -8, बहुत सिंपल है। और 36.124 का क्यूब रूट क्या होगा,
तो ये क्यों, अभी तो मैं ऐसे ही निकाल रहा हूँ कैलकुलेटर से, आप मेथड से सीख लेना है ऐसे कैसे किया जाता है। तो 3.305 इंटू 10⁻⁻8, और किस में आंसर आएगा क्या बताया था मैंने, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में थी, इसलिए एज लेंथ किस में आएगी, सेंटीमीटर में। अब इस सेंटीमीटर को अगर आप उसमें करो तो 10⁻⁻8 किस में कन्वर्ट होगा, तो बता सकता है कौन से स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट हो सकता है ये 10⁻⁸? सेंटीमीटर है, ध्यान रखना। -8 को 2 यूनिट बढ़ा दो, -10 हो जाएगा, तो वो एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है कि नहीं। मैंने क्या बताया था, सेंटीमीटर में 2 यूनिट sir. लेस होता है। तो ये हो जाएगा 3.305 एंगस्ट्रॉम इज द एज लेंथ। ठीक है, नाउ एज लेंथ हमें सॉरी नहीं निकालनी है, हमें तो रेडियस निकालना था। रेडियस निकालते हैं। रेडियस ऑफ एटम इन बीसीसी। बीसीसी के अंदर रेडियस किसके बराबर होगा, जो रिलेशनशिप होता है बीसीसी में वो आता है 4/√3r। ठीक है, तो r किसके इक्वल हो जाएगा, √3/4a के बराबर हो जाएगा। तो वैल्यूज रख देते हैं हम यहाँ पे। √3 की वैल्यू 1.73 होती है, डिवाइडेड बाई 4, ए हमने निकाला है 3.305। अब मैं एंगस्ट्रॉम वाली वैल्यू रख रहा हूँ तो आंसर एंगस्ट्रॉम में ही आ जाएगा, सेंटीमीटर वाली रखता तो सेंटीमीटर में आ जाता। तो रेडियस कितना निकलेगा, 1.73 इंटू 3.305 डिवाइडेड बाई 4, 1.429 एंगस्ट्रॉम। ये आपका फाइनल आंसर आया है रेडियस। ठीक है, अब ये आंसर थोड़ा बहुत पीछे से वैरी कर सकता है, वो इसलिए ये डेसिमल प्लेसेस की होती है गड़बड़। अगर आपके पास टाइम है और आप कर सकते हो, सो यू शुड टेक एटलीस्ट एटलीस्ट क्या मतलब, यू शुड टेक 4 डेसिमल प्लेसेस, एटलीस्ट 3। ठीक है, 2 से काम मत चलाना इसके अंदर, कम से कम जब बहुत स्पेसिफिक कैलकुलेशंस हो तब 2 डेसिमल प्लेसेस मत लेना, कम से कम 3 तो लेना ही लेना, और टाइम हो तो 4 डेसिमल प्लेसेस लेकर सॉल्व करना। ठीक है, अगर टाइम हो तो, अगर नहीं हो तो 3 से काम चला लेना। हर जगह पे जरूरी नहीं है 4 डेसिमल प्लेसेस की, लेकिन इन कैलकुलेशंस में जरूरत पड़ेगी, वरना आपका आंसर काफी वैरी करता है। ठीक है, ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं एग्जाम में, 2 3 या 4 न्यूमेरिकल्स होते हैं टोटल 3 घंटे के एग्जाम में, बाकी सब थ्योरी होती है। यू कैन इजीली गिव 20-25 मिनट्स टू दोस 4 न्यूमेरिकल्स, और उसमें कोई टाइम लॉस नहीं होगा। इसके अलावा आप क्वेश्चन नंबर 11 खुद ट्राई कर सकते हो। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई कर सकते हो खुद से। क्वेश्चन नंबर 21 एंड 24। ठीक है, दीज क्वेश्चन यू कैन ट्राई एट होम। ये डेंसिटी से ही रिलेटेड है और इजीली आपसे हो जाएंगे।